लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था कि कैसे पार्टीशन हुआ था, उसका क्या प्रोसेस था, फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप जाके तुरंत देख लीजिए, ठीक है। तो आपको पहले की कहानी थोड़ा सा और पहले का जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होगी, तो आपको ये चीज़ें भी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें शुरू करना है इज़ दैट ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें शुरू करना है वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण करना। एकीकरण क्यों करना था? क्योंकि उस समय जो चीज़ें बहुत बिखरी हुई थी, बस मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू में देती हूँ कि जो चीज़ें इतनी बिखरी हुई थी, जो स्कैटर्ड फॉर्म में थी कि भाई प्रिंसली स्टेट अलग था, ब्रिटिश प्रोविंसेस अलग थे, सब अलग अलग था। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो मेन एम उनका क्या था, किनका? नेशनलिस्ट का, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इनका मेन एम ही यही था कि वो सब एक यूनाइट करते हैं, सारे प्रोविंसेस, सारे डिफरेंट स्टेट्स जो अपने अलग अलग नाम से जाने जाते थे, काइंड ऑफ अ थिंग। नाम से जाने जाते थे मतलब कुछ प्रिंसली स्टेट, कुछ ब्रिटिश प्रोविंस, सबको एक मिला के सबको एक करें, और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मतलब उसके बाद से वो सिर्फ इंडिया कहलाएगा, ठीक है। उनका मेन एम तो ये था। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में हम देखेंगे कि कैसे जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, क्योंकि एट दैट टाइम व्हेन द ब्रिटिशर्स सेड दैट अब इंडिपेंडेंस मतलब मिल जाएगा इंडियंस को, तो उस समय अराउंड 565 प्रिंसली स्टेट वहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बहुत मना भी कर दिया था कि मैं इंडिया ज्वाइन नहीं करूँगा। सम ऑफ देम ईजिली साइंड एन एग्रीमेंट टू ज्वाइन विद द इंडियन यूनियन, बट कुछ नहीं थे। तो कैसे उनको भी मर्ज किया गया, क्या क्या और कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, वो हम इस पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। नाउ अब मैं सबसे पहले बता दूं कि उस समय, अब इस पूरे जो छोटा सा ये पैराग्राफ हम देख रहे हैं, इसमें क्या दिया हुआ है बेसिकली। तो इसमें बता रहा है कि जो उस समय जो ब्रिटिश इंडिया था, यहाँ ब्रिटिश इंडिया से बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्रिटिश इंडिया क्यों बोल रहा है। भाई ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी, तो वो ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। तो उस समय क्या था कि जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक ब्रिटिश प्रोविंस थे और एक प्रिंसली स्टेट्स थे। ब्रिटिश प्रोविंस मतलब जहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे, डायरेक्टली इन द सेंस कि जो उनका ऑफिशियल बैठा था। ऑफिशियल मैं कह दूँ कि अगर और मैं कॉमन भाषा में कहूँ तो वो थे सरकारी आर्मी, जैसे बहुत एकदम ईजी अगर समझना है तो सरकारी आदमी जो भी वहाँ ऑफिशियल बैठा था, जो भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल या ऑफिसर बैठा था, वो ब्रिटिशर था, ठीक है। तो वो ब्रिटिश प्रोविंस हो गया। लेकिन कुछ जो स्टेट थे उनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ जो रूल कर रहे थे वो राजा रूल कर रहे थे, प्रिंस रूल कर रहे थे उस समय, ठीक है। तो जो स्टेट्स प्रिंस जहाँ पर रूल करते थे वहाँ पर उसको प्रिंसली स्टेट बोल दिया जाता था। बट यहाँ पर इस पैराग्राफ में एक वर्ड यूज हुआ है, एक नहीं दो वर्ड्स यूज हुए हैं, पैरामाउंटेसी और सुजरानिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब यहाँ पर है क्या, देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ जिसके वजह से आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ऑन द अदर हैंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट रूल्ड बाय प्रिंसेस कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट, ठीक है। जो स्टेट्स प्रिंस के द्वारा रूल किए जाते थे वो प्रिंसली स्टेट्स कहलाते थे। एंजॉय सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सुपरमेसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, और दिस वॉज कॉल्ड पैरामाउंटेसी और सुजरानिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये ऐसा क्या कह रहा है? देखो पैरामाउंटेसी और सुजरानिटी का मतलब क्या है अभी आप यहाँ समझाएंगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि भले ही राजा वहाँ रूल कर रहा था, बट ही हैड ओनली पावर विथ हिमसेल्फ टू टेक अ डिसीजन और टू डू अ वेरी स्मॉल थिंग, ठीक है। बहुत छोटे मोटे काम करने के लिए, या इंटरनल कोई मैटर हो, इंटरनल अफेयर्स हो, कुछ छोटी मोटी चीज़ें आ गई हो तो वहाँ राजा उसको संभाल लेगा। बट अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है, कोई बहुत बड़ा मामला उठ जाता है, या कोई टैक्स से रिलेटेड इशू होता है, या कोई कुछ भी ऐसा चीज़ें होती है, भाई स्पेशली उस टैक्स वगैरह से कोई भी रिलेटेड होगा कि कोई टैक्स पे किया है कि नहीं किया है, काइंड ऑफ अ थिंग जैसे हो, तो उसमें जो राजा है, जो वहाँ का प्रिंस है, वो भी कुछ नहीं करेगा। ही ऑल्सो हैड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो उनके ऊपर जो उनसे बड़ा एक ब्रिटिश ऑफिशियल बैठता था, वो उनसे उनको परमिशन लेना पड़ता था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उनको आज़ादी तो थी बट दे वर नॉट फुली फ्री इंडिपेंडेंट, ठीक है। उनको
पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिली थी, बस छोटा मोटा इंटरनल मामले में अगर वो थोड़ा बहुत कर सकते थे, बट एट लास्ट कोई भी बहुत बड़ा काम करना हो और मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें उनको ब्रिटिश ऑफिशियल से पूछ के ही करनी थी. सो दिस वॉज कॉल्ड अ पैरामाउंटेसी और सुजरानिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. ठीक है, प्रिंसली स्टेट. अच्छा, ये पॉइंट आप डाल सकते हैं अपने पॉइंट्स में या नोट्स में या एग्जामिनेशन में डाल सकते हैं अपने, कि जो प्रिंसली स्टेट थे वो बेसिकली 1/3 जो था ब्रिटिश इंडिया का, जो ब्रिटिश इंडिया मतलब पूरे इंडिया जो ब्रिटिशर्स ने पूरा घेर रखा था, जिसमें अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी, उसका एटलीस्ट 1/3 ऑफ द लैंड एरिया वॉज कवर्ड बाय द प्रिंसली स्टेट. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हर 4 इंडियंस में से एक जो आदमी था, 4 इंडियंस में से एक जो थे वो प्रिंसली रूल्ड स्टेट में रहा करते थे. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ. नाउ अब जब प्रॉब्लम थी क्या, क्यों नहीं इजीली इंटीग्रेट हो पाया, व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम थी, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमने बताया आपको कि उस समय 565 प्रिंसली स्टेट थे. व्हेन द ब्रिटिशर्स अनाउंस कि अब हमारा जो रूल है इंडिया के ऊपर से, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा. धीरे धीरे मतलब इन द सेंस कि बहुत सारे ऑफिशियल वर्क किए थे उन्होंने पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए. तो धीरे धीरे जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे उनका काम हो रहा था. ठीक है, सो दिस वाज तो यहाँ इनका कहने का मतलब था कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंस बताया कि अब ठीक है हमारा रूल जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि जो उनका पैरामाउंटेसी था, जो सुजरानिटी पैरामाउंटेसी जो उनके ऊपर प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर था, वो भी ख़त्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है. और जो राजा थे अब वो एकदम इंडिपेंडेंटली रूल कर सकते थे अपने स्टेट के ऊपर. तो दिस मीन्ड, देखिए थर्ड लाइन में देखिएगा, दिस मीन्ड दैट ऑल दीज स्टेट्स एज मेनी एज 565 इन ऑल वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट. मतलब ऑल्दो वहाँ के राजा रूल कर रहे थे, बट स्टिल जैसे मैंने बताया कि उनको परमिशन लेना पड़ता था. तो अब इस केस में क्या हुआ कि जैसे ही वो उनको आज़ादी मिली या जैसे ही ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया कि अब हमारा रूल जो है वो ओवर होने वाला है, तो उस केस में क्या उन्होंने बताया कि 565 प्रिंसली स्टेट जो थे अब वो लीगली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. ये डाटा, ये फैक्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा कि उस समय 565 प्रिंसली स्टेट थे. ठीक है, नाउ अब उन्होंने क्या किया, देखो सबसे बड़ा जो ब्रिटिशर्स ने टैक्टिक प्ले किया था, जो सबसे ज़्यादा उन्होंने चालाकी वाला काम किया था, वो यही किया था. क्या बोला उन्होंने बोला कि ठीक है हम आज़ाद कर रहे हैं, हमारा रूल ख़त्म हो रहा है, जो हमारा जो जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट है उनके ऊपर से भी हमारा रूल ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो उनको उन्होंने क्या किया, दे गिव 3 ऑप्शन टू देम. टू हुम? टू द प्रिंसली स्टेट. तो प्रिंसली स्टेट को वो 3 ऑप्शन देते हैं. कौन कौन से? कि या तो आप पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाइए, या तो आप इंडियन यूनियन के साथ ज्वाइन होना, इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाइए, और टू रिमेन इंडिपेंडेंट. ठीक है, मतलब उन्होंने क्या ऑप्शन दिया कि आप इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाइए, मतलब प्रिंसली स्टेट को ये ऑप्शन दिया कि आप इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाइए, अपने आप को मर्ज कर लीजिए, या आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ चले जाइए, और अगर आप आज़ाद रहना चाहते हैं, एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रहना चाहते हैं तो रहिए. नाउ लुक एट द टैक्टिक्स विच दे प्लेड. ठीक है, कितना गलत उन्होंने काम किया, कि जाहिर सी बात है अब थोड़ा सा आप अपने सेंस में सोचिए, थोड़ा सा अपने दिमाग लगा के सोचिए कि अगर आपको बहुत दिन से किसी चीज़ के लिए गुलाम बना के रखा जाए, भले ही आपको ठीक है पूरी तरीके से गुलाम न बनाया जाए, जैसे प्रिंसली स्टेट की बात कर ले कि ठीक है इंटरनली आपको दे दिया जाए मैटर, बट ओवरऑल आपको पूछना होना पड़े. मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत दिन से गुलाम है, बट आफ्टर सम टाइम आपको बोला जाए कि आप इधर ज्वाइन कर लीजिए, मेरा रूल ख़त्म हो रहा है, आप इधर ज्वाइन कर लीजिए, इधर ज्वाइन कर लीजिए, मतलब A B किसी में से ज्वाइन करिए या आप आज़ाद रहिए. तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी पसंद करेगा कि हम आज़ाद रहें, हर आदमी पसंद करेगा कि हम किसी के बंधन में ना रहें. ठीक है, इन द सेम वे ये जो प्रिंसली स्टेट होते हैं वो भी चूज़ करते हैं कि हम आज़ाद रहेंगे, ना हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे, ना हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, हम इंडिपेंडेंट कंट्री बनकर रहेंगे. नाउ अब जो विज़न था, ये जो इन्होंने काम किया था वो काम ही इसीलिए किया था कि जो इंडियंस का जो विज़न था कि एक यूनाइट इंडिया क्रिएट करेंगे, जो एक देश बनाएंगे, वो उसमें ये जो इन्होंने ऑप्शन दिया था वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था. ठीक है, आई यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ. नहीं होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी. ठीक है, तो यहाँ क्या था कि मैं पढ़ देती हूँ.
The British government took the view that all these states were free to join either either India or Pakistan or remain independent if they so wished. ठीक है, मतलब अगर उनकी इच्छा है तो वो इंडिया ज्वाइन करे, पाकिस्तान ज्वाइन करे, और या तो वो इंडिपेंडेंट रहे. दिस डिसीजन वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल बट टू द प्रिंसली रूलर ऑफ दीज स्टेट. ठीक है, ये जो डिसीजन दिया गया था कि भाई आप किसी को ज्वाइन करिए, ये वहाँ के जनता के ऊपर डिपेंड नहीं करता था कि वो एक्चुअल में कहाँ जाना चाहते हैं, इंडिया जाना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट. दिस डिसीजन वॉज लेफ्ट ऑन द रूलर्स ऑफ दैट प्रिंसली स्टेट कि भाई राजा जहाँ बोलेगा वहीं जाना है उसका. अब एक तरह से मतलब समझ लीजिए जहाँ राजा का मन करेगा वहाँ उसकी प्रजा को जाना पड़ेगा. ठीक है, दिस वॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया. अब भाई हमारे जो नेशनलिस्ट थे, जो नेशनलिस्ट लोग जो हमारे लिए आज़ादी के लिए बहुत सालों से लड़ते आ रहे थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका एम क्या था कि वो आज़ाद हो जाएं. ठीक है, सब लोग तो आज़ादी के लिए लड़ रहा था, और आज़ाद होके हम एक अपना इंडिया क्रिएट करेंगे, एक अपनी कंट्री, एक यूनाइटेड कंट्री को हम इस्टेब्लिश करेंगे और डेमोक्रेसी लाएंगे. जैसा हम लोगों ने पढ़ा ना कि 3 चैलेंजेस उनके वो ये थे. तो उसमें वो क्या बनाना चाहते थे कि भाई उनका भी एक अपना कंट्री रहे, सब लोग मिलजुल के रहे, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, बिल्कुल कोई हेट्रेड ना रहे लोगों के बीच में, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना रहे. तो जो ये विजन लेके हमारे जो क्रांतिकारी लोग चल रहे थे, उस विजन में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला यही मुद्दा था कि जब आप इंडिपेंडेंट होने का सबको ऑप्शन दे देंगे तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे सारे स्टेट्स. सब लोग ये चूज़ करेगा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम आज़ाद रहेंगे और अलग अलग कंट्री बना लेंगे, जिससे कि जो इंडिया बनाने का, इंडिया मैं बोल रही हूँ मतलब एक यूनाइटेड कंट्री बनाने का जो एक विजन लेके हमारे लीडर्स चल रहे थे, उसमें उनके विजन में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ये वाले ऑप्शन से. क्योंकि जाहिर सी बात है कि सब लोग वही चूज़ कर लेगा कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं. ठीक है, नाउ अब प्रॉब्लम शुरू कैसे होती है. ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में यही था. अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो पहले मेरी वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा पढ़िएगा. ठीक है, अगर तब भी ना समझ में आए तो यू कैन ईजिली आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन. बट मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. ओके, वी विल स्टडी द प्रॉब्लम. अब प्रॉब्लम आई क्या. सबसे पहले जो त्रावणकोर, केरला का जगह था त्रावणकोर, उसने सबसे पहले वहाँ के लीडर ने बोल दिया भाई कि अब हम इंडिपेंडेंट रहेंगे. अब मैं इंडिपेंडेंट बोल रही हूँ, इसका मतलब समझिए वो लोग बोल रहे हैं कि हम आज़ाद रहेंगे, हम अपना खुद का एक कंट्री बनाएंगे. ये आप अपना दिमाग में लेके चलिए. ठीक है, कि उनके इंडिपेंडेंट रहने का मतलब है क्या, कि वो अपना एक अलग कंट्री बनाने के लिए बोल रहे हैं. ठीक है, तो अब ऐसा समझ लीजिए कि अभी इंडिया एक कंट्री है, और अगर ये सब मान लिया जाता है, इनको एक नहीं किया जाता तो हमें केरला के लिए वीज़ा पासपोर्ट लगता. अभी आप आगे देखेंगे हैदराबाद ने भी मना कर दिया था, निज़ाम जो था हैदराबाद का उसने भी मना कर दिया था, तो वो भी भाई डिफरेंट हो जाता. ठीक है, मतलब वो भी, हम हैदराबाद जाते तो हमें वीज़ा पासपोर्ट लगता. मतलब अब समझिए कितना वर्स सिचुएशन हो जाता हमारे इंडिया का, और कितना मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता सब कुछ इधर से उधर ट्रैवल वगैरह करना ना, तो कितना प्रॉब्लम होता. तो इस जो प्रॉब्लम में इस पैराग्राफ में क्या है, द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून. फर्स्ट ऑफ ऑल जो त्रावणकोर का रूलर था, जो केरला में है त्रावणकोर, उसने अनाउंस किया कि अब वो इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट होगा, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएगा. सेकेंड प्रॉब्लम ये आई, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे. अगले ही दिन जो, अच्छा निज़ाम क्या होते हैं, जो हैदराबाद के रूलर होते थे ना, उनको निज़ाम कहा जाता था. ठीक है, जो राजा होते थे ऐसा समझिए. तो वो जो निज़ाम था हैदराबाद के, उन्होंने क्या बोला कि अगले ही दिन बोल दिया कि अब हम इंडिपेंडेंट रहेंगे. थर्ड प्रॉब्लम ये अराइज हुई कि जो भोपाल के नवाब थे, ठीक है, उन्होंने भी बोला कि अब हम इंडिपेंडेंट रहेंगे. सो दिस वाज द प्रॉब्लम विच अरोज एट दैट टाइम. ठीक है, वो तुरंत प्रॉब्लम आ गई. और जो नवाब ऑफ भोपाल थे, जो यहाँ पे लिखा है ना कि देवर नवाब ऑफ भोपाल वर अवर्स, ठीक है, टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी, उसको ज्वाइन करने से मना कर दिए, और उन्होंने अपनी आज़ादी को डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम भी एक अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बनकर रहेंगे. ठीक है, तो दिस वाज अ प्रॉब्लम. जाहिर सी बात है कि अब ये जब अलग अलग स्टेट आ गए कि हम आज़ाद रहेंगे, हम आज़ाद रहेंगे, हम आज़ाद रहेंगे, तो जो हमारे लीडर्स का जो सपना था वो एक तरह से देखो तो एक ब्लर होता जा रहा था. और सपना क्या था, यूनाइटेड इंडिया बनाने का सपना था. ठीक, सो दिस वाज इट. नाउ
This response of the ruler of the princely state meant that after independence there were very real possibility that India would get further divided into number of small countries. जैसे मैंने कहा ना कि हैदराबाद में जाने के लिए हमें अलग वीज़ा पासपोर्ट लगेगा, केरला जाने के लिए हमें अलग वीज़ा पासपोर्ट लगेगा, काइंड ऑफ अ थिंग. तो मतलब छोटी छोटी कंट्रियों में बढ़ जाता. एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल इन दीज स्टेट्स ऑल्सो लुक्ड ब्लीक. ठीक है भाई, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना था, लोकतंत्र इस्टेब्लिश करना था. ये तो धीरे धीरे अपने आप में ही लोगों के अंदर स्टेट्स टूटते जा रहे, कहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे. ठीक है. दिस वॉज अ स्ट्रेंज सिचुएशन सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज एम्ड एट यूनिटी. ये पॉइंट आप हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि इसको आप मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में. और स्पेशली आप ये सारे पॉइंट्स अगर आप एग्जाम में डालोगे ना तो बिल्कुल आराम से आपको नंबर मिल जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग दे विल आस्क फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली. तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. आपका बेसिक एनसीईआरटी से क्लियर होना चाहिए. आप क्वेश्चंस कहीं पर भी किसी बुक से भी एक्स्ट्रा इधर उधर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट यू शुड रिलाई अपॉन एनसीईआरटी ओनली फॉर योर बोर्ड्स. ठीक है, बिकॉज इसी में से सब आपको पूछ देगा. This was a strange situation since the Indian independence was aimed at unity. आज़ादी का जो मेन एम था, जो हम आज़ादी मांग रहे थे भाई, तो हमारा एम क्या था कि हम मिलकर रहेंगे, यूनिटी से रहेंगे. सेल्फ डिटर्मिनेशन एज वेल एज डेमोक्रेसी. मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब हम अपना नेतृत्व खुद करेंगे. मतलब हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें तीसरा आकर हमारे ऊपर शासन करे और हमें बताए कि कैसे हमें काम करना है. हमारा आदमी मतलब कोई इंडियन ही रूलर बनेगा और वही हमें हमारा नेतृत्व करेगा. ठीक है, मतलब हम उसका देखकर वही हमारे ऊपर रूल कर सकता है. ठीक है, जैसे अभी नहीं है कि जैसे कोई प्रधानमंत्री होता है तो इंडिया से ही चूज़ करते ना, ब्रिटिशर्स तो हमारे ऊपर हम ब्रिटिशर्स के तो चूज़ करते नहीं हैं. तो दिस वाज यही सेल्फ डिटर्मिनेशन एज वेल एज डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना था. In most of these princely states, government were run in a non-democratic manner and the rulers were unwilling to give a democratic rights to their population. Actually, इनका जो मेन ये ऐसा कर क्यों रहे थे, क्योंकि जो इनकी गवर्नमेंट थी ना वो खुद नॉन डेमोक्रेटिक वे को फॉलो कर रही थी. मतलब वो खुद नहीं चाहती थी कि लोकतंत्र हमारे यहाँ पे स्टैब्लिश हो. अब लोकतंत्र नहीं स्टैब्लिश होता मतलब कि वो खुद चाहते थे कि जो हम कहें वही हो. लोकतंत्र में ना ऐसा होता है कि जो जनता चाहती है वही होगा. ठीक है, दिस इज़ वॉट वी अंडरस्टूड फ्रॉम वर्ड डेमोक्रेसी, कि जिसमें लोग पीपल जो हैं वो हेड हैं. बट नॉन डेमोक्रेटिक वे में अगर कोई रूल कर रहा है तो उसका मतलब है कि जो वहाँ पर जो लीडर है, जो रूलर है, वो जो कहेगा वही होगा. कि मतलब उसको देखना ही नहीं है कि उसकी प्रजा क्या कह रही है, वो जो कहे वो होना चाहिए. तो ये जो यहाँ के जो जितने लोगों, जिस स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो ज़्यादातर जो रूलर थे, यही बोल रहा है कि ऐसा हुआ इसलिए ना क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट के जो ज़्यादातर रूलर्स थे और जिस तरह से वो गवर्नमेंट चलाते थे वो नॉन डेमोक्रेटिक वे था. इट मीन्स उनको यही पसंद था कि जो हम कहें वही हो. नॉन डेमोक्रेटिक का मतलब ही यही है. ठीक है, एंड द रूलर्स वर अनविलिंग टू गिव अ डेमोक्रेटिक राइट्स टू देयर पॉपुलेशन. और वहाँ के रूलर्स ये चाहते भी नहीं थे कि हमारे पॉपुलेशन को राइट टू स्पीच, राइट टू टॉक एंड राइट, मतलब उनको किसी भी चीज़ का हक ना मिले, जो हम कहें वही हो. ठीक है, तो दीज वर द प्रॉब्लम. तो अगर प्रॉब्लम पूछेगा ना कि इंटीग्रेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, तो आप ये 3 प्रॉब्लम को थोड़ा एलैबोरेट करके बताएंगे. कि पहले केरला जो कि त्रावणकोर था वो उसने अपने इंडिपेंडेंस को मना किया. फिर नवाब ऑफ भोपाल ने मना किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करने से मना किया. फिर जो निज़ाम था हैदराबाद का, उसने भी अपनी सिमिलर अनाउंसमेंट कर दी कि भाई हम भी आज़ाद रहेंगे. अब गवर्नमेंट अप्रोच में हम पढ़ेंगे कि इस कंडीशन में जहाँ पे सब धीरे धीरे करके सारे प्रिंसली स्टेट ये बोलते जा रहे थे कि भाई हम आज़ाद होना चाहते हैं, हम अपना खुद का कंट्री बनाना चाहते हैं. इस कंडीशन में गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व विद दिस प्रॉब्लम. ठीक है, उस समय देखिए हमारे पास कोई गवर्नमेंट थी नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसके कुछ हेड्स थे जो मैं बाद में आपको बता दूंगी, लेकिन अभी आगे आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे. इंटरिम गवर्नमेंट मतलब जो बीच में सरकार नहीं जैसे कब थी उस समय, जो एक्चुअल मतलब इलेक्टेड सरकार नहीं थी उस समय. ठीक है, बस एक रूलिंग पार्टी की तरह, मतलब एक रूलिंग, ठीक है, कुछ मेंबर्स आ गए थे इंटरिम गवर्नमेंट के, उसके भी अपने अपने मेंबर्स होते थे. ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट के भी कुछ मेंबर्स थे. ठीक है, तो उस समय क्या था कि जो हमारे इंटरिम गवर्नमेंट थी वो रूल कर रही थी. इंटरिम गवर्नमेंट मतलब जैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट से, मतलब कोई जैसे किसी भी जगह पर अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ पर मतलब एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होता है ना कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है. कि भाई ऐसा तो है नहीं कि देश को इसी तरह बिना किसी गवर्नमेंट के ही छोड़ देंगे, तो उस बीच में मतलब
एक बना दिया जाता है कि ये लोग उस बीच में उस समय के जो बीच में हो रहा है जितने भी ऑफिशियल वर्क्स हैं काइंड ऑफ अ थिंग है, उसको ये लोग मैनेज करेंगे। बट साथ ही साथ मतलब वो लोग इलेक्शन की भी तैयारी करते रहते हैं कि नहीं, एक प्रॉपरली इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए। बट उस समय हमारा भी कंडीशन यही था। उस समय अभी भाई गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स थे उनका था कि वो इंडिपेंडेंस देने के लिए तैयार थे और वो सब फॉर्मली वर्क चल रहा था। उसी साथ में एक इंडियन गवर्नमेंट भी तो चाह रही थी, तो उस समय इंटरिम गवर्नमेंट थे। अभी आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में अपने जो थीम 3 में, आई थिंक थीम 3 या थीम 2, थीम 3 आई थिंक, हाँ, जो मॉडर्न इंडिया बेसिस पे है एनसीईआरटी क्लास 12 में, उसमें आप पढ़ेंगे ना इंटरिम गवर्नमेंट वगैरह के हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सब इंटरिम गवर्नमेंट के ही मेंबर थे। तो उस समय इंटरिम गवर्नमेंट थी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब जो प्रिंसली स्टेट अलग अलग बोल रहे थे, सब लोग अपना अपना कंट्री बनाने के लिए तैयार हो गए थे। इस केस में इंटीग्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किया था वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, तो ही हैड प्लेड अ वेरी मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ दीज स्टेट, दीज प्रिंसली स्टेट। ठीक है, और उनको हम आयरन मैन भी कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि 565 प्रिंसली स्टेट को वो इंडियन यूनियन में मर्ज करके रहेंगे। ठीक है, वाइल साइनिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यहाँ पर एक वर्ड आएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो एक एग्रीमेंट जैसा है जिसके ऊपर साइन करके कोई भी जो प्रिंसली स्टेट था वो इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो सकता था। ठीक है, तो ये था। इन ऑर्डर टू डू दिस, ठीक है, इस तरह से करने के लिए उन्होंने बहुत जगह मीन्स टू फॉलो दीज, मतलब टू फॉलो हिज रूल्स। ठीक है, मतलब उन्होंने जो भी अपने बनाए हुए थे, जो भी मतलब वो चाह रहे थे कि भाई हम अब वो क्या बोलते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कि कैसे इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने के लिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो इन सारे प्रिंसली स्टेट को मर्ज करेंगे और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करवाएंगे इन द सेंस कि मतलब जो जो इंडियन यूनियन में मर्ज होने के लिए रेडी हो जाएगा उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक तरीके का एग्रीमेंट होता था कि अगर उनको मतलब किसी भी प्रिंसली स्टेट को अगर इंडियन यूनियन में ज्वाइन होना है तो दे हैव टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, तो इन ऑर्डर अच्छा, अब देखिए क्या होता है कि अब इस चीज़ को करने के लिए उनको ऐसा तो था नहीं कि बहुत छोटा सा काम था, और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हर एक एक जगह पर गए, वहाँ के रूलर को इन्फ्लुएंस किए और मतलब कि भाई मतलब मेरे पास है, मतलब आप इंडियन यूनियन में ज्वाइन हो जाइए एंड काइंड ऑफ अ थिंग। उन्होंने मतलब बहुत परसू किया उनको कि आप आइए, मतलब इंडियन यूनियन में ज्वाइन हो जाइए, और बहुत सारे हुए भी। तो इट वाज नॉट एन ईजी टास्क फॉर द वल्लभ भाई पटेल। एक्चुअली टू डू दिस व्हाट ही डिड, उन्होंने उड़ीसा विजिट किया। ठीक है, जहाँ पर ऑलरेडी, अब उड़ीसा में सिर्फ उड़ीसा ही नहीं गए ना, वहाँ पर एटलीस्ट 26 स्मॉल स्टेट थे, छोटे छोटे 26 छोटे छोटे स्टेट्स थे। सोचिए वहाँ पर वो एक एक 26 स्टेट पे पर्सनली वो गए, वहाँ के रूलर को इन्फ्लुएंस किए, परस्यू किए कि भाई आपको इंडियन यूनियन में मर्ज हो जाना चाहिए एंड काइंड ऑफ अ थिंग ही डिड। तब जाकर वो आज जाके उड़ीसा एक इंडिया का पार्ट बना है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता और उड़ीसा एक अपना अलग कंट्री बन जाता। ठीक है, तो 26 स्मॉल स्टेट में वो उड़ीसा के गए। उसी तरह जो सौराष्ट्र रीजन है गुजरात का, वहाँ पर 14 बड़े स्टेट्स, 14 बिग स्टेट्स एंड 119 स्मॉल स्टेट्स में गए और एक एक जगह गए। सोचिए कितना टाइम और कितना मेहनत इसमें लगा होगा कि एक एक जगह पे जाना, एक एक जगह के लीडर और प्रिंस को परस्यू करना कि भाई आप हमारे इंडियन यूनियन में ही मर्ज करिए। सो दिस वाज नॉट एन ईजी टास्क फॉर हिम। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगी थी उनको करने में, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो ही हैड विजिटेड ईच एंड एवरी प्लेसेस स्टेट फॉर मर्जिंग दी स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन। ठीक है, एट दैट टाइम सरदार पटेल जो थे, मतलब जब जैसे उस समय जो सरदार पटेल थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, प्लस ही वाज आल्सो एन होम मिनिस्टर। मतलब उस समय दोनों का पोस्ट यही संभाल रहे थे, एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर प्लस होम मिनिस्टर, दोनों का यही संभाल रहे थे। नाउ
लेट्स स्टार्ट, आई विल रीड फॉर यू, ठीक है। मैंने आपको पूरा ऊपर से बता दिया है, जो कुछ भी छूटेगी मैं पढ़ते हुए आपको बता दूंगी, ठीक है। द इंटरिम गवर्नमेंट टुक अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ अ डिफरेंट साइज। अब इस चीज़ को रोकने के लिए भाई जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद ये थे, उन्होंने इस चीज़ को कि मतलब ये और सिचुएशन वर्स्ट हो जाए और डिमांड बढ़ने लगे, इससे पहले ही उन्होंने स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। द मुस्लिम लीग अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड टुक द व्यू दैट द स्टेट शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक। तो इस बात का जो विरोध था, जो मुस्लिम लीग थी, उसने इस बात का विरोध भी किया कि भाई जो स्टेट जैसा जहाँ रहना चाहता है वो उसको मतलब रहने दिया करे, मतलब फ्री रहे, ठीक है। सरदार पटेल was India's deputy prime minister and home minister during the crucial period immediately following the independence, ठीक है, जैसा मैंने बताया। He played a historic role in negotiating with the ruler of princely state formally but diplomatically and bringing most of them into the Indian Union। जाहिर सी बात है, दृढ़ निश्चय तो उन्होंने किया ही था कि वो यहाँ पर मतलब मर्ज करके रहेंगे, प्लस डिप्लोमेटिकली उन्होंने बहुत अच्छा मतलब किया कि जो बहुत सारे मतलब स्टेट्स थे वो रेडी हो भी गए थे ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो कुछ 4 स्टेट होते हैं, जो भी उसके बारे में अलग से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था इंडियन यूनियन। इट मे लुक ईजी नाउ बट इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर्ड अ स्किलफुल परसुएशन। आपको मतलब परस्यू करने का एक तरीका भी तो आना चाहिए कि बस आप जाके बोल दोगे कि भाई ठीक है अब मेरे साथ ज्वाइन हुई एंड काइंड ऑफ अ थिंग, कुछ भी बस बोल के चले आओगे। तो ये एक स्किलफुल टास्क था। इट डिपेंड अपॉन द वे यू गो एंड द वे यू परस्यू, ठीक है, उनके स्किल पर डिपेंड करता था कि अब सोचो कितने डिप्लोमेटिकली और कितने स्किलफुली उन्होंने किया होगा, तब जाकर वो आज हमारे यहाँ पे इंडिया के पार्ट बने हैं। For example, there were 26 states in today's Odisha, जैसा मैंने बताया आज है उड़ीसा के 26 स्मॉल स्टेट हैं ना आज, तो वो हर एक जगह पे गए थे। जो उस समय भी छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे वहाँ पर, वो गए थे वहाँ पर। सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स एंड 119 स्मॉल स्टेट एंड न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सोचो आप उस समय 14 बड़े स्टेट्स, छोटे 119 छोटे स्मॉल स्टेट जैसी जगहों पर वो गए थे और परस्यू किए थे, मतलब पर्सनली जाके। सो इट वॉज अ वेरी टफ जॉब, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने अप्रोच जो किया था वो कैसे किया था, किस चीज़ से उन्हें मनवाया था, क्या ऐसा किया था, क्या ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए थे जिससे कि जो लीडर्स थे वो मानने के लिए तैयार हो गए थे। तो देखो ये जो पैराग्राफ है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसको पढ़िए अच्छे से। द गवर्नमेंट्स अप्रोच वॉज गाइडेड बाई 3 कंसिडरेशन। उन्होंने 3 ऐसे ऑप्शन रखे थे जिससे कि वो सभी प्रिंसली स्टेट और सभी रूलर को परस्यू कर रहे थे। फर्स्टली, द पीपल ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। सबसे पहले उनको परस्यू करने का तरीका और उन्होंने जो वर्ड मतलब जो परस्यू करने के लिए बोला कि पहली बात तो जो प्रिंसली स्टेट के मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे। अभी देखो मैंने ऊपर क्यों जोर दिया था, ऊपर आप पहले भी जाके वीडियो पहले जाके करके देख सकते हो कि मैंने बोला था कि जो ब्रिटिशर्स ने ये 3 ऑप्शन रखे थे वो ये जो इस ऑप्शंस के ऊपर जो डिसीजन लेने का हक था वो रूलर पे छोड़ा था, ठीक है, वहाँ की जनता पे नहीं छोड़ा था कि लोग क्या चाहते हैं, रूलर क्या चाहता है उसके ऊपर छोड़ा था। बट गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था कि भाई प्रिंसली स्टेट के जो लोग हैं, जो जनता है, वो यही चाहती है कि वो इंडियन यूनियन के साथ जाए, वो इंडिया में आना चाहती है, वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला। सेकेंडली, द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग द ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। अब भाई उन्होंने बोला कि आप मेरे से ज्वाइन, आप इंडियन यूनियन में मर्ज तो ये हम आपको ऑटोनॉमी मतलब आपको स्वायत्ता देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंडियन में ज्वाइन हो जाएंगे तो हम ही पूरा शासन करेंगे, हम ही पूरा कंट्रोल करेंगे, आपको भी अपना हक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक मोनार्की स्टैब्लिश कर लेंगे कि भाई जो रहेगा एक हेड सेंट्रल गवर्नमेंट बन के वही पूरा रूल करेगा। हम पूरा ऑटोनॉमी देंगे, पूरी स्वायत्ता देंगे, ठीक है, और हर रीजन में देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बस छोटा मोटा बस इंटरनली दे दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। ये द आइडिया वॉज टू अकोमोडेट द plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demand of region, ठीक है। इनका आइडिया क्या था कि जितना ज़्यादा जो अलग अलग लोग बिखरे हुए हैं उनको आसानी से इकट्ठा कर दें, ठीक है, इनका आइडिया ये था। Thirdly, in the backdrop of partition which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of territorial boundaries
ऑफ द नेशन हैड एज्यूम अ सुप्रीम इम्पोर्टेंस। तीसरा उन्होंने बोला कि अगर वो ज्वाइन होंगे तो जो उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, मतलब जो भी टेरिटरी की बाउंड्री वगैरह है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। मतलब ओवरऑल मतलब अगर एक बहुत ही डीप मतलब ऐसा समझने की अगर आप कोशिश करें तो इसका मतलब यही है कि मतलब थोड़ा सा उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी उनके टेरिटोरियल बाउंड्रीज वगैरह में एंड काइंड ऑफ अ थिंग में, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द 3 अप्रोचेस दैट द गवर्नमेंट हैड टेकन, ठीक है। ये रही इसमें कि गवर्नमेंट ने क्या क्या अप्रोच किए थे, ठीक है। एक मतलब कैसे सबको मिक्स किया था, कैसे क्या किया था, तो ये जो स्टेप्स थे ना वो गवर्नमेंट ने लिए थे, ठीक है। अब ये वाला, बिफोर 15 अगस्त 1947 peaceful negotiation had brought almost all the states whose territories were contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union। तो 15 अगस्त 1947 के पहले पीसफुली मेजॉरिटी ऑफ ऐसे स्टेट्स थे जो इंडियन यूनियन में ज्वाइन हो गए थे। कहने का मतलब ये है, द रूलर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट साइन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। दिस इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई वैसा वर्ड नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये काइंड ऑफ एग्रीमेंट है जिसको साइन करने से जाहिर सी बात है कि कोई भी प्रिंसली स्टेट है, कोई भी जो अलग दूसरा स्टेट है, वो आसानी से इंडियन यूनियन में मर्ज हो सकता है। विच मेंट दैट द स्टेट एग्री टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ ठीक है, अभी तक हमें इतना पढ़ लिया, हमें इतना समझ में आ गया। अब देखो, द एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट, ठीक है। और कश्मीर तो हम अभी तक जानते हैं कि अभी जाकर इसका मामला सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो सोचिए इतने दिन से ये मामला अटका हुआ था, तो मतलब जैसे जैसे अब सोचिए ये वी आर टॉकिंग अबाउट कि टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं ना, तो सोचिए कितना ऐसे था, ठीक है। मतलब अभी तो हम लोग के सामने इसका एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर तो मान लीजिए बहुत मेहनत और उसके बाद मिल भी जाते हैं। कश्मीर थोड़ा सा लास्ट हो जाता है, कश्मीर में थोड़ा दिक्कत होती है जो अभी जाके इसका इशू रिजॉल्व होता है। Now, the issue of Junagadh was resolved after a plebiscite confirmed the people desire to join the India। plebiscite एक kind of election जैसा होता है, लोगों का मत देखा गया। तो अब जो जो जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट था वो पहले बोला था, वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि हम इंडियन यूनियन में ज्वाइन नहीं होंगे। बट एनी हाउ वहाँ पे जो प्लेबिसाइट कराया गया, मतलब जो इलेक्शन कराया गया, उसमें मतलब लोगों के बीच का कि लोग क्या एक्चुअली वहाँ के चाहते हैं जूनागढ़ के, कि वो कहाँ ज्वाइन होना चाहते हैं। तो उससे पता चला कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं जूनागढ़ के, उनका यही इच्छा है कि वो इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो जाए। यू विल रीड अबाउट द कश्मीर इन द चैप्टर 8। हियर लेट अस लुक एट द केस ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर। इसका हम एक अलग चैप्टर है। देखिए ये है निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ही ये जो है ना, ये ब्लैक कलर के ड्रेस में पहने हुए हैं, ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद है एंड ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ खड़े हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हैदराबाद जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ये थोड़ा सा वायलेंस वगैरह भी होता है इसको मर्ज करने के लिए, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हम लोग ना जूनागढ़ का देख चुके थे, ठीक है, कि जूनागढ़ कैसे होता है वहाँ पर। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ तो फिर थोड़ा सा सही रहेगा। जूनागढ़ वही बेसिकली हमने बात की थी कि जो जूनागढ़ एक स्टेट है वो भाई प्रिंसली स्टेट था, तो उसने मना कर दिया था कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे इंडियन यूनियन को। तो वहाँ का जो रूलर था एक्चुअली वो मुस्लिम था, ठीक है, और वहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। तो अब भाई वहाँ पर क्या हुआ ना कि इंडियन यूनियन में ज्वाइन होना है कि नहीं होना है, तो वहाँ पर एक प्लेबिसाइड कराया गया था, मतलब इलेक्शन जैसा कराया गया था, प्लेबिसाइड कराया गया था लोगों के बीच, ये जानने के लिए कि भाई जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, ठीक है। प्लेबिसाइड इज़ अ काइंड ऑफ रेफरेंडम, ठीक है, ठीक है, रेफरेंडम जैसा इलेक्शन जैसा होता है जहाँ पर लोगों का मत देखा जाता है कि लोग क्या एक्चुअली चाहते हैं, ठीक है। तो जब ये प्लेबिसाइड कराया गया तो ये रिजल्ट निकल कर आया कि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है जूनागढ़ की वो यही चाहती है और उन्होंने वोट भी यही किया था कि वो इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो जाए। तो दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द जूनागढ़, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हैदराबाद पे आते हैं। हैदराबाद में मतलब इसको थोड़ा मर्ज करने में इंडियन यूनियन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बट एट लास्ट इसको भी ज्वाइन कर लिया गया था। अब जैसा मैंने ऊपर बताया कि जो हैदराबाद का जो रूलर होता था उसको एक टाइटल मिलता था या उनको एक टाइटल दिया जाता था निज़ाम का, तो इस वजह से उनको निज़ाम ऑफ हैदराबाद कहते हैं। और जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, ही वॉज द रिचेस्ट मैन इन द होल वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस समय की बात अगर करें तो वो सबसे अमीर व्यक्ति था, ठीक है। और जो जो
पुराने ज़माने का अगर हम हैदराबाद हम देखें तो वो बहुत बड़ा था, ठीक है। उस समय जो हैदराबाद था वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसी जो पूरे एरिया जो था वो लिया हुआ होता था, ठीक है। मतलब पूरा ये मिक्स अप रहता था उनके साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया ना कि some part of the old Hyderabad states are today पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सारे जगहों का जो था वो मिक्स किया। मतलब सोचिए कितना बड़ा उस समय का हैदराबाद होता था, ठीक है। और यहाँ पर ये था, ठीक है। अब द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। जाहिर सी बात है वो यही चाहते थे कि वो एक अपना अलग कंट्री बनाएंगे, इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे। एंड ही इंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद द इंडिया इन नवंबर 1947 for a year while negotiation with the Indian government, ठीक है। तो करते करते उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है जानते हैं? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि ना वो इंडिया के साथ ज्वाइन करेंगे और ना वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करेंगे। ये होता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ठीक है। तो नवंबर 1947 में जो निज़ाम थे उन्होंने क्या किया कि वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में ज्वाइन कर लिए। मतलब उन्होंने मतलब कहा कि भाई ना हम इंडिया ज्वाइन करेंगे ना हम पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे, हम एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लेते हैं। और उन्होंने किया कि हम ना इंडिया ज्वाइन करेंगे ना पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे। बट ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ चल रहा था। बट इस बीच में जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था ना वो बहुत ही क्रूएल और ही वॉज नॉट अ वेरी गुड पर्सन एट ऑल, ठीक है। तो वहाँ के लोग जो थे वो उसके जो जिस नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से वो रूल करता था उससे बिल्कुल परेशान हो गए थे। Actually, the people of Hyderabad were got rid of with the oppressive rule of the Nizam, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि वो लोग जब ऑप्रेस्ड हो गए थे एकदम इसके एकदम नॉन डेमोक्रेटिक रूल से, तो वो प्रोटेस्ट करना शुरू किए, रिवोल्ट किया उन्होंने निज़ाम के जो रूल था उसके खिलाफ। तो इस समय जो तेलंगाना के जो पीजेंट्स थे, ठीक है, जो वुमेन थे, जो मेन थी, वुमेन मैन ये सारे लोग जो थे वो भी रिवोल्ट करने के लिए मतलब इनके साथ आ गए थे, ठीक है। अब सीपीआई का यहाँ पे क्या रोल होता है? जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होती है हैदराबाद में, प्लस जो कांग्रेस ऑफ हैदराबाद होती है। भाई कांग्रेस तो उस समय बहुत ही बड़ी पार्टी हुआ करती थी और ओल्डेस्ट और बड़ी पार्टी थी, तो वो भी हर जगह थी। तो कांग्रेस जो थी, जो हैदराबाद में कांग्रेस जो थी, प्लस जो सीपीआई थी हैदराबाद की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दोनों ने मिलकर ये जो रिवोल्ट लोग कर रहे थे उसको सपोर्ट किया और थोड़ा सा इसको बढ़ाया इन द सेंस कि मतलब सपोर्ट किया और लोगों के डिमांड को बहुत आगे तक पहुंचाया कि भाई एक्चुअली देखो, मतलब क्या वो दिखाना चाहते थे कि यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं निज़ाम के ऑपरेसिव रूल से। तो अब क्या हुआ कि अब वो जब निज़ाम ने देखा कि भाई ये तो हमारे खिलाफ ही सब उठ रहा है, हमारे खिलाफ ही सब लड़ाई करना शुरू कर दिए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जो निज़ाम था उसने एक पैरामिलिट्री फोर्स को सेंड किया। और इस पैरामिलिट्री फोर्स को वो रजाकर कहता था, ठीक है, यहाँ पे दिया है द पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज रजाकर। तो ये जो अब भाई इतना बड़ा रिवोल्ट उठ रहा था तो इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए उसने अपने पैरामिलिट्री फोर्स को भेजा, जिसको क्या बोलते थे, रजाकर। अब जो रजाकर्स होते थे ना, जो इनके जो पैरामिलिट्री फोर्स थी जो निज़ाम ने भेजा था, वो बहुत ही क्रूएल। और वो जब आए तो उन्होंने लूटना मारना ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। और दीज रजाकर्स, ठीक है, मतलब यहाँ लिखा है ना, देखिए ये लिखा हुआ है द एट्रोसिटीज एंड कम्युनल नेचर ऑफ द रजाकर्स न्यू नो बाउंड, ठीक है। मतलब उनको बिल्कुल उनकी हद नहीं थी, उनकी क्रूएलिटी की कोई भी हद नहीं थी, वो एकदम सीमा पार कर जाते थे। दे मर्डर्ड, मेम्ड, रेप्ड एंड लूटेड, टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स। तो उस समय क्या हुआ था कि जो वो लोग टारगेट, उनका रजाकर्स के मेन एम कौन थे? नॉन मुस्लिम थे। अब इस बात का जवाब देने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। इस प्रॉब्लम को संभालने के लिए, इस सिचुएशन जो इतनी वर्स होती जा रही थी, इस सिचुएशन को संभालने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने अपने आर्मी को ऑर्डर दिया कि वहाँ पे जाए, वहाँ पे मामले को शांत करें। एंड इन सितंबर 1948 द इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू कंट्रोल द निज़ाम फोर्सेस। मतलब ये रजाकर को उसने कंट्रोल किया। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटेंट फाइटिंग, मतलब जो कुछ दिन तक इनकी जो फाइटिंग चली, उसके बाद जो निज़ाम था वो अपने आप सरेंडर कर देता है। और दिस लेड टू द हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया। तो इस तरीके से मतलब थोड़ा वॉयलेंस होता है लास्ट में, बट ईजिली मतलब इनको भी एक्सेस करा लिया जाता है। तो मतलब इस तरीके से देखा जाए तो हैदराबाद जो था वो इंडिया में मर्ज हो जाता है। तो दिस इज़ ओनली अबाउट दी हैदराबाद, कि कैसे हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट था वो इंडियन यूनियन में मर्ज होता है, ठीक है। तो मणिपुर का अगर हम देखें कि मणिपुर कैसे इंडियन यूनियन में मर्ज हुआ था,
तो अब देखिए, इंडिपेंडेंस के कुछ दिन पहले ही, ठीक है, अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, जो मणिपुर के महाराजा थे बोध चंद्र सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था विद द इंडियन गवर्नमेंट। अब उन्होंने साइन क्यों किया था? ऑन द एश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन। अब देखो, जैसे मैंने बोला ना कि थर्ड जो 3 अप्रोचेस गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए थे, उसमें से एक अप्रोचेस ये भी था ना, एक अप्रोच उन्होंने ये भी बोला कि आपकी जो इंटरनल ऑटोनॉमी होगी, जो आपके जो स्वायत्ता होगी उस स्टेट की, वो मेंटेन रहेगी। तो इस बेसिस पे ही जो बोध चंद्र सिंह थे, जो महाराजा थे मणिपुर के, उन्होंने इसी बेसिस पे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो साइन कर लिया था, ऑन द एश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी जो होगी मणिपुर की वो मेंटेन रहेगी। अब अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, मतलब लोग ऐसा चाह रहे थे कि भाई ऐसा हो, पब्लिक का ओपिनियन था, तो महाराजा ने क्या किया कि एक इलेक्शन रखा मणिपुर में। कब? जून 1948 में। एंड द स्टेट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था, मतलब इलेक्शन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, ठीक है। दस मणिपुर वॉज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड द इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसको आप बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए, आपके 1 मार्क क्वेश्चन में तो ये पूछ सकता है कि पहला ऐसा स्टेट कौन सा था जिसने इलेक्शन करवाया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे, जो इंडिया का पार्ट था। तो मणिपुर आप बताएंगे, ठीक है। इलेक्शन हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म हुई। तो इस लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, मतलब जो स्टेट की कांग्रेस थी, स्टेट कांग्रेस मतलब जो स्टेट के लोग थे, जो मतलब थे, वो ये स्टेट कांग्रेस जो थी वो चाहती थी कि इंडियन यूनियन में मर्ज हो जाए, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड जो पॉलिटिकल वहाँ के जो लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो ये चाहती थी कि हम मर्ज ना हो, हम जाहिर बस सिंपल हम एकदम इंडिपेंडेंट रहें। और लेकिन ऐसा ये तो चाह रहे थे, वो तो दूसरी बात है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी दूसरी तरफ, मतलब एक तरफ तो ये इनके लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल्कुल शार्प डिफरेंसेस चल रहे थे कि भाई ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, कुछ कह रहे थे ज्वाइन करना है, कुछ कह रहे थे ज्वाइन नहीं करना है। बट दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, वो उसको सक्सेस मिल गया था, सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा इनटू साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949, ठीक है। अब मर्जर एग्रीमेंट, अभी तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, बट मर्जर एग्रीमेंट को साइन करने में वो परस्यू कर ली थी महाराजा को कि भाई अब साइन कर दो, इंडियन यूनियन में मर्ज हो जाओ। तो महाराजा ने साइन कर दिया। कब साइन किया? सितंबर 1949 में मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दिया था, विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, ठीक है। अब उन्होंने किया क्या कि उन्होंने मर्जर एग्रीमेंट साइन तो कर दिया, बट ही हैड नॉट कंसल्टेड विथ हिज ओन लेजिस्लेटिव असेंबली कि भाई हमें ज्वाइन करना चाहिए, हमें साइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, काइंड ऑफ अ थिंग। ही हैड नॉट इवन कंसल्टेड टू हिज ओन मेंबर्स, ठीक है। ही हैड नॉट टेकन एनी हेल्प और काइंड ऑफ कुछ, मतलब उसने कुछ डिस्कशन ही नहीं किया अपने लोगों के साथ और उसने ज्वाइन कर दिया था। तो ये जो वहाँ के लोग थे, मतलब जो उसके खुद के जो पार्टी के लोग थे और लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग थे, उनको इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया एंड काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब भाई उनको नहीं पता था और राजा ने पहले ही जो था वो साइन कर दिया, तो वो उनको बहुत ज़्यादा एंगर आया, गुस्सा आया, बहुत विद्रोह किया उन्होंने इस बात का, जो अभी भी कहीं ना कहीं हमें दिखती है कि ऐसा है, ठीक है। जो यही लास्ट पॉइंट में यही बता रहा है कि without consulting the popularly elected legislative assembly of Manipur, and this caused a lot of anger and resentment in the Manipur, the repercussion of which are still being felt। अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है, ठीक है, लगता है कि भाई अभी भी मतलब रिवोल्ट वगैरह कभी कभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो लोग इस बात को उठाते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का पूरा लास्ट टॉपिक बचा है द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद जो हमारा ये पूरा है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा है वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इसको हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। Now, reorganization of a state. The process of nation building did not come to an end with the partition and integration of princely states। ठीक है, अब यहाँ बात क्या बता रहा है कि जो नेशन बिल्डिंग, अभी हमने देखा कि नेशन बिल्डिंग बनाने के लिए कितने इंपॉर्टेंट स्टेप्स और कितने कितने प्रॉब्लम्स उनके बीच में आए, ठीक है। बट ऐसा तो है नहीं कि जब पार्टीशन हो गया, प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट कर लिया गया, ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ प्रिंसली स्टेट धीरे धीरे आ गए थे, ठीक है। जो नहीं आ रहे थे वो भी आ चुके थे, कुछ एक को छोड़ के सिवाय। अभी कश्मीर का इशू हम लोगों ने नहीं पढ़ा और हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये 2 काम हो गया तो इसके वजह तो उसके बाद हमारा नेशन मतलब बन गया, मतलब एक
एक अच्छा खासा हम आज़ाद हो गए, नेशन बन गया, नहीं। नाउ द चैलेंज वॉज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट। अब देखिए, जब इंडिया आज़ाद होने वाला था या हो रहा था, और जब स्ट्रगल, एक पीरियड था जब इंडिया उस समय दौरान इंडिया को इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया के एक एक जो स्ट्रगल पीरियड था, उस समय इन लोगों ने डिसाइड किया था कि जब हमारा ऑटोनॉमी हो जाएगा, मतलब जब इंडियन पीपल ने बोला था कि जब पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी ब्रिटिशर से हमारे पास, तो उस समय हम क्या करेंगे कि मेजर हम जो फर्स्ट मतलब काम होगा, ये जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होगा वो होगा कि हम इंटरनल बाउंड्रीज को डिसाइड करेंगे कि किस स्टेट की कितनी इंटरनल बाउंड्री और कैसे कैसे होगी, वो ड्रॉ करेंगे। और दिस वाज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ठीक है। तो ऐसा हम इसलिए नहीं करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कि भाई ठीक है कानून व्यवस्था से अच्छे से चले, जो मतलब ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के लिए हम नहीं करेंगे, और भी कारण है। द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन अ वे सो दैट अ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लुरैलिटी ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ नेशन। अब इनका मेन एम क्या था? इनका एम था ना कि हम लैंग्वेज जो के बेसिस पे ये जो बाउंड्री है, जो स्टेट है, उसको हम बनाएंगे। अब लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाएंगे, लेकिन लिंग्विस्टिक बेसिस या कल्चरल बेसिस पे बनाएंगे, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर हम स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे बांट दें कि तो मतलब एक डाइवर्सिटी शो होने लगे, ठीक है। तो इनको इस तरह से स्टेट को बांटना था लैंग्वेज के बेसिस पे कि यूनिटी भी शो हो, और अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट, कंट्री नहीं, अलग अलग स्टेट में मतलब एक मतलब भाषा बोलने वाले लोग रहते हो, ठीक है। मतलब इनका जो मेन बेसिस था बाउंड्री डिसाइड करने का, किसी भी स्टेट के बाउंड्री को डिसाइड करने का जो मेन इनका बेसिस था वो था लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है। मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे ये सारी चीज़ें, मतलब बाउंड्री जो थी वो ड्रॉ कर रहे थे। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल द स्टेट बाउंड्रीज, अच्छा एक मिनट, बाउंड्रीज आई होप आप लोग को क्लियर होगा, वरना मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ना वो इसकी बात कर रहे हैं, स्टेट बाउंड्रीज का मतलब ये, एक मिनट मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ, अदरवाइज फिगर दिमाग में बन जाती है तो वो अच्छा होता है, ठीक है। ये जैसे छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं ना, इसी का बाउंड्री के बारे में बोला है, ऐसे समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। मतलब ये चीज़ों को, मतलब इसी ये छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं उनको ये लोग डिसाइड करने की बात बोल रहे थे कि मतलब इसको जो है हम लैंग्वेज के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि मतलब इसके अंदर एक भाषा बोलने वाले, एक तरीके की भाषा बोलने वाले लोग इसमें रहेंगे, ठीक है। और during the colonial rule, the state boundaries were drawn either on the administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely power. अब ऐसा तो अभी इसके पहले जो ब्रिटिशर्स ने जिस हिसाब से मतलब अपना जो टेरिटरी डिसाइड किया था वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड किया था भाई, बिकॉज देवर रूलिंग एट दैट पीरियड, तो भाई वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करेंगे। बट अब जब हमारी पावर आएगी, जब हमारा जब कोई इंडियन ऑटोनॉमी आ जाएगा, इंडियंस रूल कर रहे होंगे, तो उस केस में क्या होगा कि इंडियन अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि उनको किस हिसाब से बाउंड्री को डिसाइड करना है और किस तरह से वो बाउंड्री रखेंगे, मतलब डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से वो नहीं चलेगा। आवर नेशनल मूवमेंट हैड रिजेक्टेड दीज डिवीजन एज आर्टिफिशियल एंड हैड प्रॉमिस्ड द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज अ बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। तो यही कि जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो उस समय इस बात को बोला गया कि जिस हिसाब से ब्रिटिशर्स ने डिवीजन किया है टेरिटरी का, उस हिसाब से उसको वो आर्टिफिशियल बोलते हैं। मतलब कहते हैं कि दिस इज नॉट द मेन और द एक्चुअल बेसिस, ठीक है, ऑफ द डिवीजन ऑफ टेरिटरी, बट ऑन द अदर हैंड दे हैव प्रॉमिस्ड, मतलब दूसरी तरफ वो एक बात ये प्रॉमिस भी करते हैं कि जब हमें आज़ादी मिल जाएगी तब हम क्या करेंगे, तब हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। इनफैक्ट अब देखो ये बताता है कि अगर देखा जाए तो इस चीज़ को फॉलो करने के लिए, मतलब इसी बात को फॉलो करने के लिए उस समय भाई कांग्रेस हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर नेशनल मूवमेंट, और मतलब ये सारी चीज़ों में कांग्रेस ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो कांग्रेस का बार बार यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इनफैक्ट आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920, थोड़ा पहले जाएंगे तो नागपुर सेशन कांग्रेस का होता है, ठीक है। और उस समय क्या डिसाइड किया गया, सुनो। In fact, after the Nagpur session of Congress in 1920, the principle was recognized as a basis of reorganization of Indian National Congress Party itself. अब जो पार्टी थी, हर स्टेट में कांग्रेस की
हर स्टेट में कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, हर जगह उन्होंने अपना एक ग्रुप फॉर्म किया था। तो वही ये बोल रहा है कि इस चीज़ को फॉलो करने के लिए ये खुद भी लैंग्वेज के बेसिस पर डिसाइड थे, मतलब डिवाइड थे, ठीक है। मेनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज, देखिए यहाँ लिखा है ना, मेनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज वर क्रिएटेड बाय लिंग्विस्टिक जोन विच डू नॉट फॉलो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जब हमारा एक स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो उस दौरान इस चीज़ को फॉलो करने के लिए कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे आगे चल के स्टेट बनेगा, तो कांग्रेस पार्टी में खुद के जो प्रोविंशियल जो कांग्रेस थी, मतलब हर स्टेट में जो कांग्रेस थी, उसने भी अपने आप को लैंग्वेज के बेसिस पे ही डिवाइड किया हुआ था। मतलब जो गुजरात में कांग्रेस थी वो गुजराती बोलने वाले उसके मेंबर थे, केरला में जो कांग्रेस थी, केरला में नहीं, मतलब जैसे नॉर्थ इंडिया में, मतलब अलग अलग जगह पे जो जो भाषा बोली जाती थी वहाँ पे वो लोगों के कांग्रेस एक लीड पार्टी बना के वहाँ पे थी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा हो। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि यूपी में कोई कांग्रेस है, कांग्रेस का एक प्रोविंशियल कमेटी है, ठीक है, तो वो उस कमेटी में जितने भी मेंबर्स होंगे वो यूपी की भाषा बोलने वाले होंगे, ठीक है। दिल्ली में तो दिल्ली की तरह बोलेंगे, ठीक है। मतलब अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे उस समय की अगर हम बात करें, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाह रही हूँ कि इसका मतलब ये हो रहा है। तो उन्होंने खुद भी अपने जो कमेटी बनाई थी वो लैंग्वेज के बेसिस पे डिसाइड की थी। मतलब देखो कि लैंग्वेज इनका बेसिस उसी समय से बनना शुरू था, ठीक है। Things changed after the independence and partition. Our leader felt that carving out the state on the basis of language might lead to a disruption and disintegration. अब जब इंडिपेंडेंस होता है, मतलब जब इंडिपेंडेंस का समय पास आता है और जब हो जाता है और उसी के साथ साथ इंडिपेंडेंस के साथ साथ हमारा पार्टीशन भी हो जाता है, उस समय एक हमारे लीडर्स को हुआ कि नहीं, जब इतना डिसइंटीग्रेशन का माहौल चल रहा है, इतना ज़्यादा मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट है, हर जगह क्योस मचा हुआ है, तो इस केस में अगर हम स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म करते हैं तो इट वुड क्रिएट अ वेरी मच बिग क्योस, ठीक है। और बाद में चल के जो इनका एक यूनाइट इंडिया का सपना था वो भी इनको मतलब दिखता है कि ये कमज़ोर पड़ जाएगा। अगर आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो दे विल स्टार्ट डिमांडिंग फॉर देयर ओन कंट्री, और सेपरेट करने के लिए वो डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि इस चीज़ को भी थोड़ा सा, मतलब जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो लैंग्वेज के बेसिस पे सारी चीज़ें, सारे टेरिटरी की बाउंड्री वगैरह सब डिसाइड करेंगे स्टेट की, वो समझे कि नहीं इसकी अगर अब मतलब इंडिपेंडेंस के पहले माहौल दूसरा था और इंडिपेंडेंस के बाद माहौल दूसरा हो चुका है, तो नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड करते हैं किसी भी बाउंड्री, स्टेट की बाउंड्रीज को, तो ये आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इट वॉज ऑल्सो फेल्ट दैट दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम ऑल दी सोशल। अब भाई देखो, इसका सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस से जो हमारी कंट्री, भाई उस समय हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और ऐसा नहीं था कि बस आज़ादी दिला दी है तो बहुत काम हो गया। हर स्फेयर में, मतलब सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर स्फेयर में इंडिया वॉज एट वेरी लो पॉइंट, ठीक है, और हर चीज़ में उसको आगे बढ़ाना था। तो अगर हम इसी सब प्रॉब्लम में फंसे रह जाएंगे तो फिर हम दूसरे सेक्शन और दूसरे सेक्टर पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब ये है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अभी इस बात को हम थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं, इस मैटर को पोस्टपोन करते हैं, इस बात को थोड़ा हम टालते इन द सेंस कि भाई एक तो अभी भी हाल ही में पार्टीशन हुआ है, और अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे प्रॉब्लम, मतलब स्टेट को डिवाइड करना शुरू कर दिया, स्टेट बाउंड्री को डिसाइड करना शुरू कर दिया, तो फिर एक कहीं मांग ना उठने लगे कि हमको अलग कर दीजिए, हमको ये कर दीजिए, हम अलग कंट्री बना के रहेंगे। अभी हाल ही में तो पार्टीशन हुआ है, प्रिंसली स्टेट को कितनी मुश्किल से इंटीग्रेट किया है, अब फिर ये लोग चालू हो जाएंगे। तो उस समय ये लोग सोचे कि नहीं, अभी हम पोस्टपोन कर देते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अभी और भी सेक्टर में थोड़ा ध्यान देना है, और भी सेक्टर मतलब सोशल भी थोड़ा, इकोनॉमी भी अच्छी करनी है, सोशली भी थोड़ा अच्छा करना है, सबसे फॉरेन रिलेशंस भी अच्छे बनाने, मतलब और चीज़ भी है भाई, और चीज़ भी ध्यान देना है, सिर्फ इसी चीज़ में थोड़ी ना फंसे रह जाएंगे, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ का यही मतलब है। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये पोस्टपोन कर देंगे, एंड द नीड फॉर द पोस्टपोनमेंट वॉज ऑल्सो फेल्ड बिकॉज द फेट ऑफ अ प्रिंसली स्टेट हैड नॉट बीन डिसाइडेड। अभी बहुत से प्रिंसली स्टेट तो खुद ही नहीं ज्वाइन हुए थे, ठीक है, उनको भी करना था। अब ऐसे अभी बीच में ये सब क्रिएट हो जाएगा, ये सब स्टार्ट कर देंगे प्रॉब्लम बीच में अपना भी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऑल्सो द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल फ्रेश, अभी हाल ही में पार्टीशन हुआ था। बट जैसा ये लोग सोच रहे होते हैं वैसा एक प्रॉब्लम मतलब शुरू हो जाता है। क्या
This decision of the national leadership was challenged by the local leader and the people. अब ये जो डिसीजन लिया गया कि इसको पोस्टपोन करते हैं, यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है. अब क्या होता है, protests began in the Telugu speaking areas of the old Madras province which included present day Tamil Nadu. पहले मद्रास प्रोविंस जो था वो आज का तमिलनाडु जैसे जो जगह है वहाँ पर है, ठीक है. तो वहाँ पे जो तेलुगु स्पीकिंग लोग होते थे वो क्या करना शुरू किए, वो प्रोटेस्ट किए, ठीक है. और वो प्रोटेस्ट इसीलिए करते हैं कि उनको एक लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट डिमांडिंग रहती है उनकी, ठीक है. वो डिमांड करते हैं. कैसे होता है, तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, मतलब पहले जो मद्रास प्रोविंस था वो आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है, ठीक है. अब देखो, द विशाल आंध्र मूवमेंट एज द मूवमेंट फॉर द सेपरेट आंध्र वॉज कॉल्ड. विशाल आंध्र मूवमेंट हुआ, जो आज हम आंध्र प्रदेश देखते हैं उसके लिए ये मूवमेंट हुआ था, विशाल आंध्र मूवमेंट, ठीक है. ये मूवमेंट हुआ था, ठीक है, विशाल आंध्र मूवमेंट हुआ था. The Vishal Andhra movement, as the movement for the separate Andhra was called, demanded the Telugu speaking area should be separated from Madras province of which they were a part and made into a separate Andhra province. अब इनका डिमांड क्या था, जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया वाले लोग थे उन्होंने बोला कि आप हमको मद्रास प्रोविंस से अलग करिए और जो तेलुगु बोलने वाले जितने लोग हैं उनको एक अलग स्टेट, एक अलग जगह बना के दीजिए, सेपरेट जगह, जिसको आंध्र प्रदेश, उनको आंध्र रीजन को वो बोल रहे थे. नियरली ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेज इन द आंध्र रीजन वर इन द फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द देन मद्रास प्रोविंस, ठीक है. तो मतलब जितनी भी उस समय पॉलिटिकल पार्टीज और जैसी चीज़ें थी, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेज एंड पार्टी थी वो भी इस बात को सपोर्ट करी थी कि नहीं भाई हमको अलग एरिया चाहिए, ठीक है. देखो, द मूवमेंट गैदर्ड अ मोमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स वैसिलेशन, ठीक है. अब ये और पावरफुल होने लगा, ठीक है. पोटी श्रीरामुलु, a Congress leader and a veteran Gandhi, went on to an indefinite fast that led to his death after 56 days, ठीक है. अब देखो, ये मूवमेंट और ज़्यादा जोर का पकड़ता है. It became more powerful when an Congress leader, that is Poti Sriramulu, ये आप याद कर लीजिए because it can be asked to you in 1 mark question, ठीक है. और ये मतलब इम्पोर्टेंट भी है. पोटी श्रीरामुलु कांग्रेस के लीडर थे और वेतरन गांधीयन थे. तो वो क्या करते हैं, इस बात को मनवाने के लिए वो इंडेफिनिट फास्ट पे चले जाते हैं. और एक्चुअली क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली उनका 56 डेज़ के बाद ही उनका डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अनरेस्ट और बहुत ज़्यादा लाइक क्योस मचा देता है पूरी कंट्री में. मतलब भाई किसी एक आदमी की डेथ हो गई है इसी के चलते, और वहाँ लोग बहुत गुस्सा आ जाते हैं, वॉयलेंट आउटबर्स्ट हो जाता है आंध्र रीजन में. और पीपल इन द लार्ज नंबर टुक टू द स्ट्रीट्स, लोग सड़क पे आ जाते हैं, विद्रोह करना शुरू कर देते हैं. मैनी वर इंजर्ड और लॉस्ट देयर लाइव्स इन द पुलिस फायरिंग, ठीक है. तो मतलब अब भाई जाहिर सी बात है, पुलिस वगैरह भी थी, उन्होंने गोली वोली चलाई, चीज़ों को रोकने की कोशिश की, उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, बहुत ज़्यादा एक कहा जाए तो एक बहुत मुश्किल सा माहौल हो गया था. फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि ये पूछता है कि अच्छा पूछेगा ये नहीं कि कब बना था. इट कैन बी आस्क्ड इन सच अ वे कि फर्स्ट लैंग्वेज के बेसिस पे फर्स्ट स्टेट का फॉर्मेशन क्या हुआ था, मतलब कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेट था जो लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुआ था. सो इट कैन बी आस्क्ड टू यू, ठीक है. और कब बना था, दिसंबर 1952 में बना था. तो भाई इतना सब कुछ होने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने हमारे अनाउंस किया कि अब जो है वो आंध्र प्रदेश एक सेपरेट रीजन बन जाएगा. नाउ the formation of Andhra spurred the struggle for making the other state on a linguistic line in the other parts of country. अब भाई अब जाहिर सी बात है कि जब एक जगह की मांग पूरी हुई तो और भी दूसरे स्टेट्स आए, उन्होंने भी यही कहा कि नहीं भाई हमें भी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स चाहिए, ठीक है. These struggle forced the central government into appointing a state reorganization commission in 1953 to look into the question of redrawing of the boundaries of states. अब ये सारी चीज़ें जब डिमांड इतनी ज़्यादा उठने लगी, लोग कहने लगे कि नहीं जब आंध्र प्रदेश को बनाया है अलग लैंग्वेज के बेसिस पे तो हमारे स्टेट को भी बनाओ, हमारे भी लैंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाओ, ठीक है. तो इस वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो एक दबाव में आने लगी, और इस बात को फुलफिल करने के लिए उन्होंने पहले एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया. कब बनाया, इन 1953 में, कि भाई
पहले देखो, मतलब पहले समझना पड़ेगा ना कि करना है कि नहीं करना, और करना भी है तो कैसे करना है, काइंड ऑफ अ थिंग कमीशन तो यही डिसाइड करती है. द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ अ डिफरेंट लैंग्वेजेस. अब ये कमीशन बोलती क्या है? द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट अपने रिपोर्ट में बोलती है और ये बात एक्सेप्ट करती है कि जो बाउंड्रीज है किसी भी स्टेट की, वो वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को रिफ्लेक्ट करेगी. ठीक है, और करती भी है, करनी चाहिए. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास. मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो इसने बोल दिया कि हाँ ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे हम बना सकते हैं. और इसी वजह से एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है 1956 में. कमीशन जो थी, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी, वो 1953 में बनी थी. बट जो इसने अपना रिपोर्ट निकाला और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया वो 1956 में आया. इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए. This led to the creation of 14 state and 6 union territory. तो पूछता है कि पहले जब शुरुआत में इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरी थे, तो उस समय 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी इसके रिपोर्ट के हिसाब से. ठीक है. One of the most important concern in the early years was that the demand for a separate state would endanger the unity of the country. As it was said earlier कि भाई वो लोग पोस्टपोन करने का मतलब ही उनका यही था कि वो यूनिटी, इंडिया की यूनिटी पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, करेगा आगे चल के. ठीक है. अब जाहिर सी बात है, जब सब लोग अपना अपना डिमांड करने लगेगा तो चीज़ें डिवाइड होने लगेगी ना. तो ये एक यूनिटी जो इंडिया की यूनिटी, उसके ऊपर एक थ्रेट काइंड ऑफ अ थिंग था. ठीक है. तो इस क्वेश्चन सबसे बड़ा यही था कि पोस्टपोन करने का भी रीज़न यही था, और बाद में जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो क्वेश्चन यही उठ रहा था कि ये आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. इट वॉज फेल्ट दैट द लिंग्विस्टिक स्टेट मे फॉस्टर अ सेपरेटिज्म एंड क्रिएट अ प्रेशर ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशन. बट द लीडरशिप अंडर द पॉपुलर प्रेशर फाइनली मेड अ चॉइस इन द फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट. लेकिन जब उनके ऊपर प्रेशर बना, पहले तो उन्होंने यही डिसाइड किया था कि वो नहीं करेंगे, बट जब उनके ऊपर धीरे धीरे प्रेशर पड़ने लगा तो उनको करना ही पड़ा. एंड इट वॉज होप दैट if we accept the regional and linguistic claim of all the regions, the threat of a division and separatism would be reduced. अब एक नया पॉइंट ये निकल के आया कि भाई ठीक है, अभी तक तो पोस्टपोन करने का चल रहा था, बट अब प्रेशर में तो उनको करना ही पड़ा. बस सब लोग जब डिमांड करने लगे, सब लोग वॉयलेंटली प्रेशर करने लगे गवर्नमेंट को, तो उनको इनकी डिमांड को मानना पड़ा. बट ऐसा माना गया कि ठीक है, अगर हम इनकी बात को मान लेंगे, लोगों की बात को मान लेंगे, तो मे बी जो मतलब उनका जो सेपरेटिज्म का और कम हो जाए, मतलब सेपरेट ना हो, डिवीज़न का जो चांसेस है वो और कम हो जाए, क्योंकि हम उनके क्लेम को मान ले रहे हैं. तो ये जो है वो आगे चल के यूनिटी के ऊपर थ्रेट नहीं होगा, ऐसा बोला गया. ठीक है. तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा. ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा. Beside the accommodation of regional demand and the formation of linguistic state, we were also seen as more democratic. और अगर हम इनकी बात को मान लेते हैं, जब लोगों की क्लेम्स को मान लेते हैं, इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों की बात मानी जाती है, पीपल की बात मानी जाती है, जनता सब कुछ होती है. तो उनका भी यही कहना था कि अगर हम इनकी बात मान लेते हैं, जब हम लोगों की बात अपने मान लेंगे, तो इस वे में हम और डेमोक्रेटिक दिखेंगे. ठीक है. Now it is more than 50 years since the formation of linguistic state, and we can say that the linguistic state and the movement for the formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership in some basic way. अब भाई 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी भी हम एक यूनिटी में हैं, एक मिलकर हैं, सब लोग एकदम, कोई बिल्कुल अलग नहीं हुआ है, कोई डिमांड वमांड नहीं है ऐसी, मतलब देखा जाए तो सब लोग मिलजुल के हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा इन लोगों को डर था. द पाथ टू द पॉलिटिक्स एंड द पावर वॉज नाउ ओपन टू द पीपल अदर देन द स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट. क्योंकि ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इन अ वेरी बिगिनिंग जो सिर्फ जो लोग इंग्लिश बोल सकते थे और जो एलाइट क्लास के लोग होते थे, जो नोबल क्लास के लोग होते थे, उनको ही थोड़ा मतलब पॉलिटिक्स करने का मौका दिया जाता था. बट नाउ अब हम इतना ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, इतना ज़्यादा हम मतलब आगे बढ़ चुके हैं कि अब हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में हर सेक्शन, हर कास्ट और हर तरीके के लोग जाते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कि भाई वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है, उसको ये भाषा नहीं आती है, वो इस जाति से है, वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मतलब दिस इज़ द मीनिंग. ठीक है, कि इसका ये मतलब निकल. लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो गेव सम यूनिफॉर्म बेसिस टू द ड्राइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज. इट डिड नॉट लीड
to disintegration of the country as many had feared earlier. On the contrary, it strengthened the national unity. ऐसा जो हमारे लीडर्स को डर लग रहा था कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट फॉर्म नहीं करेंगे तो हमारा कंट्री जो है वो यूनाइट होकर रहेगा, बट अब भाई बाद में देखा गया कि ठीक है, अगर उनको प्रेशर में ही सही, लेकिन अगर वो कर भी दिए तो ये मतलब एक थ्रेट नहीं था, ये थ्रेट नहीं बना हमारी कंट्री की यूनिटी पे। ऑन द अदर हैंड इसने हमारी यूनिटी को और स्ट्रेंथेंड कर दिया, ठीक है। अबव ऑल द लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट डिसाइड हुआ वो क्या दिखाता है कि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, एंड ऑफ कोर्स है हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी, बट यूनिटी भी है, ठीक है। व्हेन वी से दैट इंडिया अडॉप्टेड अ डेमोक्रेसी, इट डज नॉट सिंपली मीन दैट द इंडिया embraced a democratic constitution, nor does it merely mean that India adopted the format of elections. अब जब हम कहते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया ने डेमोक्रेसी को अपनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बस लिख दिया है और डेमोक्रेटिक वे में एक इलेक्शन फॉलो करता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है। इसका मतलब क्या निकल कर आता है? द चॉइस वॉज लार्जर देन द नॉट डज इट merely मीन दैट इट, हाँ, द चॉइस वॉज लार्जर देन दैट, इससे बड़ा था, एंड इट वॉज अ चॉइस इन द फेवर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंसेस विच कुड एट अ टाइम बी अपोजिशनल। अब इन्होंने जो मतलब जो एक चॉइस थी, मतलब भाई इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है बट उसमें भी यूनिटी उन्होंने मेंटेन किया था, ठीक है। तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था और इतने अच्छे से मैनेज हुआ, ये एक डेमोक्रेसी को शो करता है कि हमने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। दिस इज़ वॉट इंडिया दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड वॉज एसोसिएटेड विद द प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज़ एंड अ वे ऑफ लाइफ. Much of the politics in the later period was to take place within this framework. So this is all about this chapter. और अच्छा हाँ, ये जो है ना थोड़ा सा आप इसको पढ़िएगा। अच्छा, इसमें थोड़े थोड़े स्टेट्स वगैरह दिए हैं और ये आप लोग इसका एक नोट्स बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो सेकंड चैप्टर पे जल्दी लेकर आऊँगी और मैं एक वीडियो आपके हिस्ट्री के लिए भी लेकर आऊँगी, मतलब एक वीडियो इन द सेंस कि मैं अब हिस्ट्री का भी जो है वीडियो बनाना शुरू करूँगी क्लास 12th NCERT के बेसिस पे। तो बस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।